देश के सबसे बड़े बैंक को देश की सबसे बड़ी अदालत से फटकार पड़ी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून का समय बढ़ाने की मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 मिनट में ही फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि एसबीआई 12 मार्च तक सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपे और चुनाव आयोग इस सारी जानकारी इकट्ठा करके 15 मार्च की शाम 5 बजे तक सार्वजनिक करे। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में हुई त्वरित सुनवाई में एसबीआई की मुख्य दलीलें क्या थी, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें किस आधार पर खारिज किया, अगले चंद मिनटों में मैं आपको यही बताने वाला हूं। पहले आप जल्दी से इस मामले की बैकग्राउंड जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित किया था। साथ ही आदेश दिया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6 मार्च तक चुनावी चंदे से जुड़ी तमाम जानकारी चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग उसे 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करे। इस पूरे फैसले पर ज्यादा जानकारी के लिए आप सारांश का ये अंक भी देख सकते हैं। तय अवधि से 2 दिन पहले यानी 4 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर और समय की मांग की। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान बैंक को फटकार पड़ी और करीब 24 घंटों के भीतर ही जानकारी देने को कहा गया। तो चलिए जानते हैं कि सुनवाई में क्या कुछ हुआ। एसबीआई ने सबसे पहले दलील दी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में अब पूरी प्रक्रिया को उल्टा जा रहा है। पहले उन्हें बताया गया था कि जानकारी गुप्त रखनी है और अब इसे सार्वजनिक करने को कहा जा रहा है। Only problem which we are now trying to collate the information and create is because we are having to actually reverse a whole process. Because we as the bank were told that this is supposed to be secret. इस दलील के जवाब में सीजीआई ने एसबीआई की याचिका ही पढ़ डाली। If we start at para 10, paras 10 to 14 of your application are the key to your application. अब एसबीआई की आगे की दलीलों को भी जान लेते हैं। पैरा 10 में लिखा था कि चंदा देने वालों की सारी जानकारी एक सील बंद लिफाफे में रखी गई थी और ऐसे सारे लिफाफे मुंबई की मेन ब्रांच में जमा हैं। आगे लिखा है, दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां 29 आधिकारिक शाखाओं से बॉन्ड हासिल करती थी, इनकी भी सारी जानकारी मुंबई की मेन ब्रांच में जमा है। फिर 12वें और 13वें पैरा में लिखा है, इसलिए पार्टियों और इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा अलग अलग रखा गया है और इनका मिलान करने के लिए समय चाहिए और इसमें से आधा डाटा तो डिजिटली उपलब्ध है जबकि आधा डाटा फिजिकली उपलब्ध है और इसका भी मिलान करना पड़ेगा, इसलिए इसमें अच्छा खासा वक्त लगेगा। तो इस दलील के जवाब में कोर्ट ने याद दिलाया कि हमने अपने फैसले में कहीं भी ये नहीं कहा कि आप डेटा का मिलान करिए। हमने कहा कि आप बस डेटा दीजिए, इसलिए आपका आधार ही गलत है तो समय बढ़ाने का सवाल ही नहीं उठता। We have not told you to do the matching exercise. We have asked you for a plain disclosure. Therefore, the ground on which you seek an extension of time to make the disclosure does not accord with the directions in the judgment at all. इसके बाद एसबीआई के वकील हरीश साल्वे फिर नई दलील में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हैं। इसके मुताबिक बैंक ने चंदा देने वालों की जानकारी अलग अलग रखी थी, नाम एक जगह रखा था और बाकी चीजें दूसरी जगह। Now, when the purchases were happening, we divided the information. The name is kept at one place and the purchase is recorded at another place. इस पर सीजीआई की बेंच ने कहा, लेकिन आखिर में तो ये सब चीजें मेन ब्रांच ही भेजी गई, तो फिर दिक्कत क्या है? But ultimately everything was sent to the Mumbai Central main branch. एसबीआई की ओर से इसी बात को फिर से रखने की कोशिश की गई कि सरकार के आदेश साफ थे कि बॉन्ड खरीदने वाले का डेटा कोर बैंकिंग सिस्टम में दर्ज नहीं होगा, इसलिए हमें वो अलग रखना पड़ा। इस दलील को कोर्ट ने टाल मटोल की तरह देखा। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आप खुद कह रहे हैं कि हमने सारा डाटा एक सील कवर में रखा हुआ है, तो करना क्या है, बस उस लिफाफे ही को तो खोलना है। Now, paragraph 10 you specifically say that all the purchases details have been kept in a sealed cover. Yes. In the main branch of the applicant bank. Correct, Malad. Just have to simply open up the sealed cover and collate the names and give the details. इसके बाद फिर एसबीआई ने दलील दी कि हमने 2 अलग अलग डेटा सेट बना रखे हैं और डोनर की डिटेल मैच करनी है। इस दलील पर कोर्ट के रुख में सख्ती देखने को मिली। कोर्ट ने कहा, जब हमने मिलान करने को कहा ही नहीं तो फिर ये बात क्यों आ रही है? But Malad, I have to keep direction to correlate it with the purchaser and the political party. तो वकील हरीश साल्वे ने कहा कि उन्हें तो ऐसा ही लगा। इस पर जस्टिस गवई ने साल्वे को तगड़ी फटकार लगाई और कहा, आप जो कहना चाहते हैं वो साफ साफ कहिए, ना कि हमें ये लगा और हमें वो लगा। Don't go by what is suggested. Whatever you wanted to speak, we have spoken in black and white. इसके बाद एसबीआई के वकील साल्वे ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि गलती से भी गलत नाम दे दूं कि फला ने ये बॉन्ड खरीदा था और बाद में वो गलत निकले, ऐसे में वो मुझे कोर्ट में घसीटेगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप देश की सबसे बड़ी अदालत के कहने पर डिटेल दे रहे हैं, तो ये सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद काफी देर तक दोनों पक्षों में तर्क वितर्क होते रहे और सीजीआई ने कहा कि फैसले के बाद से एसबीआई ने अब तक क्या किया वो भी बताइए।
Mr. Sarve, our judgment is dated 15th of February 2024. Yes, ma'am. We are now on the 11th of March. Yes, ma'am. In the last 26 days, what extent of matching has been done by you? इसका जवाब साल्वे के पास भी नहीं था। उन्होंने इस पर एक एफिडेविट फाइल करने का वादा किया। इस पर कोर्ट और सख्त हो गया, कहा कि यह तो पहले हो जाना चाहिए था। स्टेट बैंक को इस मामले में कम से कम इतनी तो ईमानदारी बरतनी ही चाहिए थी। We can put a detailed affidavit on that one, No, we because don't I want know affidavit. It should have been disclosed in the affidavit. I agree, madam. I agree. State Bank of India, which is coming to us, we expect that there should be a degree of candor on the part of the State Bank of India. कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी में यह भी कहा कि एसबीआई का एक असिस्टेंट जनरल मैनेजर संविधान पीठ के आदेश में बदलाव के लिए याचिका लगा रहा है। कितना गंभीर मामला है, जिसे साल्वे ने भी स्वीकार किया। Assistant General Manager files an affidavit in support of the application to the Supreme Court for modification and order of a constitution bench. It's a very serious matter when you ask for modification of an order. I accept that one. I accept that. इस तरह लगभग 40 मिनट तक यह सुनवाई चली और अंत में कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने कहा कि एसबीआई की याचिका खारिज की जाती है। The miscellaneous application filed by SBI is dismissed. Full stop. साथ ही कोर्ट ने आदेश दिए कि एसबीआई 12 तारीख तक सारी जानकारी उपलब्ध कराए और इस बार आदेशों का पालन होगा, ये भी सुनिश्चित करे। SBI is directed to disclose the details by the close of 12 March 2024. लेकिन एसबीआई ने फिर कहा कि ठीक है, अगर जानकारी का मिलान नहीं करना है तो वो उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, बस हमें यही लगा कि जानकारी का मिलान करके देना है। जिस पर कोर्ट ने फिर कहा कि कंफ्यूजन का तो कोई सवाल ही नहीं था। Correlating the purchase with the beneficiary is not something which we are required to do. Then it's easy. When my Lord the Chief Justice declared the order, it is very clear. There is no scope for any confusion in what is dictated in the court. तो इस तरह 1 घंटे से भी कम वक्त में ये सारा मामला निपट गया। एसबीआई की सार्वजनिक रूप से किरकिरी हुई। उम्मीद है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और हाँ, चलते चलते आपको फिर से याद दिला दें कि चुनाव आने वाला है, तो आप भी चाहते हैं कि हम चुनावों की पारदर्शी और निष्पक्ष रिपोर्ट आप तक लाएं, तो हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।